गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड को कंप्लीट किया, डाइसैकेराइड को कंप्लीट किया। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम आज पढ़ेंगे हमारा जो इनको बांटा गया है तीसरा भाग है पॉलीसैकेराइड, उसको करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम करेंगे पॉलीसैकेराइड। तीसरा जो है मोनो, पहला मोनो, दूसरा डाई, तीसरा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड यानी जो हमारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो कार्बोज के जटिल रूप होते हैं। कार्बोज का जटिल रूप है, यह सबसे हार्ड रूप है। जैसे कि आपको बताया, मोनो हमारे शरीर में जाएगा और सीधा ब्लड में अवशोषित हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, पहले मोनो में जाएगा, नहीं सॉरी डाई में, फिर डाई से मोनो में, तब जाकर इसको क्या है, लंबा टाइम लगता है। तो इसीलिए हम भोजन, जब हम अनाज वगैरह खाते हैं तो हमें उससे बहुत देर भूख है वो लंबे टाइम तक हमारी शांत रहती है, और उसके कंपैरिजन में अगर हम जूस वगैरह लेते हैं तो हमें भूख जल्दी लग जाती है, लेकिन हमारी भूख उतनी जल्दी शांत भी हो जाती है। अब इसमें हम पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे। तो पॉलीसैकेराइड है वो हमें प्रकृति में वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। ये एक तो कार्बोज का जटिल रूप है, वनस्पति जगत से इनकी प्राप्ति होती है। और पॉलीसैकेराइड के अंदर जैसे कि स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, पैक्टिन आदि हैं, वो पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। इनको हम डिटेल से आगे करेंगे। इनमें 3 या 3 से अधिक शर्करा की सरल इकाइयाँ पाई जाती है। शर्करा की सरल इकाई क्या होती है? मोनोसैकेराइड होती है। आपको क्या बताया था? 3 या 3 से अधिक जिसके अंदर यूनिट होती हैं, इकाइयाँ पाई जाती हैं मोनोसैकेराइड की, वो पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। ये जल में अत्यंत कम घुलनशील होते हैं। इसका जल में ये जल्दी से नहीं घुलते हैं। इसका यह गुण पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी एवं लाभकारी होते हैं, क्योंकि निरंतर पानी की उपस्थिति में भी पेड़ पौधे एवं जो जड़ होते हैं, तना है, बीज है, फल आदि में स्टार्च संग्रह करने की में समर्थ हो जाते हैं। तो इसीलिए यदि स्टार्च जल में घुलनशील होगा तो पौधा उनका संचयन नहीं कर पाते हैं। पोषण की दृष्टि से पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टिन आदि प्रमुख होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलीसैकेराइड में बात करेंगे स्टार्च। स्टार्च की बात करेंगे। स्टार्च होता है, स्टार्च किसको कहते हैं? वनस्पति जगत में स्टार्च प्राप्ति का जो मुख्य साधन है, प्रमुख साधन है, वो क्या है? अनाज है। जैसे कि अनाज कौन कौन से? गेहूं, जौ, बाजरा, रागी, जई आदि। ये क्या है? अनाज जितने भी हैं उनमें सभी में स्टार्च की प्राप्ति होती है। अनाजों में यह 70 से 85% तक स्टार्च पाया जाता है। अनाज के अंदर जितने भी अनाज होते हैं उनमें स्टार्च की प्राप्ति 70 से 85% तक स्टार्च की प्राप्ति होती है। जड़ एवं तने वाली जो सब्जियां हैं उनमें 25 से 35% जड़
तने वाली सब्जियों में यह 20 से 35% तक उपलब्ध होता है। और जैसे कि सूखे बीज, मटर, सेब, ग्वारफली आदि में 40% तक स्टार्च होता है। सूखे जो क्या होते हैं, सूखे बीज 40% तक किसमें होते हैं, सूखे बीज, मटर, ग्वारफली इत्यादि में 40% तक स्टार्च की मात्रा उपलब्ध होती है। तो स्टार्च का जो मुख्य स्रोत क्या है, अनाज है। जितने भी अनाज होते हैं उनके अंदर जो इसकी स्टार्च की मात्रा 70 to 85% तक मात्रा पाई जाती है। जड़ एवं तने वाली जो भी सब्जियां हैं उनके अंदर 20 से 35% पाई जाती है। सूखे बीज, मटर, ग्वारफली आदि होती हैं उनमें 40% स्टार्च पाया जाता है। कच्चे सेब एवं केले में भी स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। कच्चा सेब एवं केला जो होता है उसके अंदर भी स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। परंतु जैसे जैसे ये फल पकते जाते हैं इनका स्टार्च मोनो तथा डाई में परिवर्तित हो जाता है। जब ये कच्चे होते हैं तब तो क्या है, इनके अंदर पॉलीसेकेराइड मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे ये पक्के होते जाते हैं, पकते जाते हैं, पक जाते हैं, वैसे वैसे इनका जो स्टार्च होता है वो डाई में कन्वर्ट होगा। डाई से और अधिक पक जाएंगे तो ये मोनो में कन्वर्ट हो जाते हैं। फल पकने के बाद ये फल, और आपने देखा होगा जब कच्चा होता है तो सेब और केला कच्चा होगा तो हमें फीके लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये अधिक पक जाते हैं तो ये हमें और भी मीठे लगने लग जाते हैं। तो क्या रीज़न होता है मीठा लगने का, क्योंकि उनके अंदर जो स्टार्च जो सैकेराइड्स होते हैं वो डाई से मोनो में, पहले पोली होते हैं, पोली से डाई में हो जाते हैं, डाई से और अधिक पक जाते हैं तो और अधिक मीठे लगते हैं। तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर वो मोनो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके ठीक विपरीत कच्चे भुट्टे के दाने, हरे मटर, हरे चने दाने मीठे होते हैं क्योंकि इनके कच्चे बीज में शर्करा होती है। आप देखते हो कि हमें मक्के के बीज है, कच्चे मटर हैं, ये हमें मीठे लगते हैं। क्यों लगते हैं, क्योंकि हरे जो चने होते हैं, क्योंकि वो हमारे ये अपरिपक्व होते हैं, कच्चे होते हैं, तो इनमें भी मिठास होती है। जैसे जैसे ये बीज परिपक्व होते जाते हैं इनका स्टार्च शर्करा स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। तो जो इसमें तो क्या होता है, जब ये पक जाते हैं तो ये मोनो में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो हम हरे मटर और जो हरे चने आदि खाते हैं, भुट्टे के दाने खाते हैं, तो वो कच्चे होते हैं तब तो वो मीठे लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो पक जाते हैं वो हमें थोड़े से उनका मिठास कम हो जाती है। तो उनका क्या रीज़न है, वो यही रीज़न है कि वो मोनो से पोली में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब समझे, जब हमें कोई चीज़ मीठी लगती है तो उसके अंदर मोनोसैकेराइड है, और जिसकी मिठास कम होती है उसका क्या मतलब है कि वो पॉलीसैकेराइड है, वो उनकी मिठास कम है। तो ये हुई हमारी इसकी स्टार्च की बात। अब स्टार्च की विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषता यही है कि ये ठंडे जल में अघुलनशील होते हैं। ठंडे जल में घुलते नहीं है, लेकिन जब इनको गर्म किया जाता है तो ये इनमें अपने अंदर, परंतु उबलते पानी में ये क्या करते हैं, अपने वो पानी को अवशोषित कर लेते हैं, अपने भीतर ले लेते हैं, और वो क्या है, फूल जाते हैं, और फूलने के कारण ये मुलायम यानी सॉफ्ट हो जाते हैं, और फूलने के कारण इनकी दीवारें फट जाती हैं, और जिसका कोलाइडल घोल यानी जेली के समान घोल तैयार हो जाता है। कैसे आप देखते हैं, जैसे कि आटा, मैदा वगैरह जो होते हैं, ठंडा पानी डालेंगे तो आप अलग अलग तैरते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप उस पानी को गर्म करेंगे तो आप देखना आटा या मैदा वगैरह जो भी डालेंगे उसके अंदर वो घुल जाएंगे और एक जेली सी बना लेते हैं, जिसको हम चिपकाने के लिए, पहले टाइम में चिपकाने के लिए, एडेसिव के लिए भी उसको प्रयोग में लाते हैं। उबले स्टार्च का पाचन सरलता से होता है। कच्चा स्टार्च खाते हैं तो उसका पाचन नहीं होता है, लेकिन जब हम उबालकर खाते हैं तो उसका पाचन जल्दी हो जाता है। ये स्वाद रहित होते हैं, इनके अंदर स्वाद नहीं होता है।
यह सफेद पाउडर के रूप में पाए जाते हैं। शर्करा की कई इकाई होने के कारण इनका अणुभार है वो ज़्यादा होता है। शर्करा की कई इकाइयाँ हो जाती हैं तब जाके, इसीलिए इनका जो भार है वो ज़्यादा होता है। इनका सूत्र होता है C6H10O5 और N होता है। इनका सूत्र C6H10O5 और N का क्या मतलब होता है कि अनगिनत कितने भी अणु हो सकते हैं, हमें नहीं पता। एक अणु है, दो, तीन है, तीन या तीन से अधिक तो होंगे, 3 है, 4 है, 5 है, हमें नहीं पता कितने हैं, तो N लगा देते तो है कितने भी अणु हो सकते हैं। ये क्या है, इसका सूत्र है। अब स्टार्च है वो ऊर्जा प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन स्टार्च होता है। ये हमारा स्टार्च का हुआ। स्टार्च की सबसे अधिक मात्रा पौधों के बीजों में पाई जाती है। स्टार्च की जो ज्यादा मात्रा है वो पौधे के जो बीज होते हैं उनके अंदर स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये हमारा हो गया स्टार्च। अब अगला हमारा पॉलीसैकेराइड है, डेक्सट्रीन है। डेक्सट्रीन के बारे में हम पढ़ेंगे। डेक्सट्रीन भी क्या है, पॉलीसैकेराइड है। ये भी पॉलीसैकेराइड है। यह स्टार्च के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से प्राप्त किया जाता है। अर्ध उद विच्छेदन, स्टार्च के अर्ध उद विच्छेदन पार्शियल हाइड्रोलिसिस से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण क्या है, उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं कि जब हम रोटी खाते हैं या रोटी पकाते हैं, जब हम रोटी पकाते हैं तो वो लाल भूरे रंग में सिकती है, या जब चावल को गर्म तवे पर भूनते हैं तो वह लाल भूरे रंग में बदल जाता है। रोटी एवं भुने रंगों का, चावलों का जो रंग है वो परिवर्तित होने का जो मुख्य कारण है वो डेक्सट्रीन है। आप देखते हो जब रोटी होती है तो वो स्टार्च फॉर्म में होती है, लेकिन जब वो पक जाती है, पकने के बाद उनका कलर चेंज हो जाता है, या चावल हम भूनते हैं तो उनका जो कलर चेंज होता है वो किस कारण से होता है, स्टार्च वो डेक्सट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ताप के संपर्क में आकर स्टार्च डेक्सट्रीन में बदल जाता है। इसी तरह जब हम रोटी को चबा चबा कर खाते हैं और रोटी थोड़ी ही देर में मीठी लगने लग जाती है, इसका कारण भी क्या है, डेक्सट्रीन ही है, क्योंकि रोटी में लार मिल जाती है जिससे रोटी गीली और चिपचिपी हो जाती है, और लार में टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति होती है जो पके हुए स्टार्च पर क्रिया करती है, उसे डेक्सट्रीन में कन्वर्ट कर देती है। अंकुरित अनाजों में डेक्सट्रीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो डेक्सट्रीन कॉर्न शुगर एवं कॉर्न सिरप में पाया जाता है। डेक्सट्रीन किसके अंदर पाया जाता है, कॉर्न शुगर या कॉर्न सिरप। कॉर्न शुगर या कॉर्न सिरप, कॉर्न सिरप के अंदर डेक्सट्रीन की मात्रा पाई जाती है। ये तो पके अनाज प्लस में अनाज को जब हम सेकते हैं, अनाज को सेकने पर उनका कलर रंग बदल जाता है, और वो किसके कारण से होता है, डेक्सट्रीन की वजह से कलर डेक्सट्रीन की वजह से इनका कलर चेंज हो जाता है। यह स्टार्च में
से कम जटिल होता है। स्टार्च जितनी हार्ड होती है उससे थोड़ा सा जटिल कम होता है। छोटी आंत में अमाइलेज की उपस्थिति में जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है, उद्ध विच्छेदन होता है यानी हाइड्रोलिसिस होता है, तो वह डेक्स्ट्रीन में फिर माल्टोज में, यानी स्टार्च के ऊपर पहले वो किस में कन्वर्ट होगा, डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट होगा, डेक्स्ट्रीन से वो माल्टोज में बदल जाता है और यह माल्टोज माल्टेज एंजाइम की क्रिया के बाद में ग्लूकोज में यानी सबसे सरलतम इकाई में टूट जाता है। तो यही क्या है, डेक्स्ट्रीन होता है। तो आपको समझ में आया डेक्स्ट्रीन कब मिलता है। यह स्टार्च अनाज को जब हम पकाते हैं तो उनका रंग चेंज हो जाता है, वही किसके कारण होता है, डेक्स्ट्रीन होता है। और इसकी जो हम पहले क्या है जो हम स्टार्च खाते हैं वो डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट होगा, डेक्स्ट्रीन से फिर वो किस में चला जाएगा, माल्टोज से, और माल्टोज से ये कन्वर्ट होकर किसके अंदर हो जाएगा, ग्लूकोज में चला जाएगा और सबसे सरलतम इकाई में जाकर टूट जाता है जो कि ग्लूकोज होता है। तो ये हमारा डेक्स्ट्रीन हुआ। अगला है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को प्राणीज कार्बोज भी कहा जाता है। इसे प्राणीज कार्बोज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्राणियों से प्राप्त होता है, प्राणीज कार्बोज कहा जाता है। पेड़ पौधों में ये पूर्णतः अनुपस्थित होता है, यानी स्टार्च और डेक्स्ट्रीन तो हमें पेड़ पौधों से, वनस्पति से मिल गया, लेकिन ग्लाइकोजन है वो प्राणी जगत से प्राप्त होता है, वनस्पति जगत से ये नहीं मिलता है। इसी कारण इसको यह जीवित मानवों और जो जानवर होते हैं उनके यकृत एवं मांसपेशियों में पाया जाता है। जीवित जानवर और जो मानव है, जानवर और मानव के अंदर ग्लाइकोजन की मात्रा पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, आपको पहले बताया था कि जब हमने ग्लूकोज पढ़ा था तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा था, जब एक्स्ट्रा हो जा रहा था तो ग्लाइकोजन में, और वो जाकर कहाँ स्टोर हो रहा था, वो किसके अंदर पाया जाता है, जीवित जानवर और मानव के अंदर, किसके अंदर, यकृत और मांसपेशियों में, यकृत और मांसपेशियों में। यकृत और मांसपेशियों में ये पाया जाता है। तो आपको कहाँ जाकर ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन कहाँ जाकर स्टोर हो जाता है, यकृत और मांसपेशियों में जाकर स्टोर हो जाता है। और जब हमारे शरीर को जरूरत होती है तो वही जो ग्लाइकोजन है इनसे निकलकर किसमें चला जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इनकी पूरे शरीर की पूर्ति करता है। तो इसी प्रकार से शरीर में ग्लाइकोजन का संग्रह केवल यकृत और मांसपेशियों के अंदर होता है। शरीर के दूसरे अंग इसके संग्रह में भाग नहीं लेते हैं। अगर ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ पर होता है, तो केवल शरीर के अंदर, यानी जीवित जो मानव और जानवर होते हैं उनके अंदर, लीवर और जो मांसपेशियां होती हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। बाकी और शरीर के किसी भी अंग में ये स्टोर नहीं होता है। यकृत का जो ग्लाइकोजन होता है वो अति शीघ्रता से ग्लूकोज में बदलकर शरीर की जो भी विभिन्न क्रियाएं होती है उनके संपादन में भूमिका निभाता है। ग्लूकोज रक्त में अधिकता होने से क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 550 ग्राम तक ग्लाइकोजन जमा होता है। ग्लाइकोजन के निर्माण में फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज भी भाग लेते हैं। आपको बताया था फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी ग्लाइकोजन की जो उसमें बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये हुआ हमारा ग्लाइकोजन।
अब आता है हमारा सेलुलोज। चौथा है हमारा सेलुलोज। सेलुलोज ग्लूकोज की कई इकाइयों से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज की कई इकाइयों से मिलकर सेलुलोज का निर्माण होता है। कई इकाइयां मिली होती है। ग्लूकोज की कई इकाइयां मिलकर सेलुलोज का निर्माण करती हैं। इसमें ग्लूकोज अणु सीधी एवं शाखाओं वाली श्रृंखला में आकर जुड़ जाते हैं और सेलुलोज का निर्माण करते हैं। सेलुलोज अनाज, दाल, फल एवं सब्जियों के छिलके के रेशे में विद्यमान होते हैं। जो रफेस होते हैं, रफेस यानी रेशे होते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? सेलुलोज जो अनाज होते हैं, अनाज, फल इत्यादि सब्जियां वगैरह होते हैं, उनके छिलके के नीचे, छिलके के नीचे सेलुलोज की उपस्थिति होती है। इसीलिए कहते हैं कि अनाज वो हमें खाना चाहिए, छिलके सहित खाना चाहिए, ताकि सेलुलोज की प्राप्ति हो सके। अक्सर हम देखते हैं कि यदि भिंडी, बैंगन, पालक, सहजन, मूली, गाजर, लौकी आदि सब्जियों को समय से नहीं तोड़ा जाए तो ये क्या हो जाती हैं? परिपक्व होकर पकने लग जाती हैं और उनमें उपस्थित जो मोनो तथा डाइसैकेराइड है वो सेलुलोज में बदल जाते हैं, जिससे ये सब्जियां कड़ी हो जाती है, यानी हार्ड हो जाती है और उनके जो रेशे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। आप ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो मूली है या आप जैसे भिंडी देखते हैं, जब पक जाती हैं, स्टार्टिंग में कच्ची होती है तो हम खाते हैं, अच्छी लगती है, लेकिन बाद में आप देखते हो कि पकी पकी भिंडी आने लग जाती है। जब तोड़ते हैं तो उनके रेशे साफ साफ दिखाई देते हैं और हम उनको फेंक देते हैं। हमारे भोजन में सेलुलोज की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, महत्व है, क्योंकि हालांकि मनुष्य के शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, सेलुलोज अघुलनशील होता है। मनुष्य के शरीर में इसका पाचन नहीं होता है, परंतु यह मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसका पाचन नहीं होता, लेकिन ये जो हमारा जो मल होता है उसके द्वारा बाहर निकल जाता है। परंतु जानवरों जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हिरन, इनके आंतों में सेलुलोज विभक्त करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जो सेलुलोज को ऊर्जा में बदल देते हैं। आटे का चोकर, साबुत अनाज, दाल के छिलके, फलों के छिलके, मूली, गाजर, सलगम इत्यादि जो भी होते हैं उनमें यह सेलुलोज भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब अगला हमारा इसके अंदर आता है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज हेमीसेलुलोज है, यह पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। इसमें पेक्टोजेज, हेक्सोजेज एवं यूरोनिक अम्ल होता है। इनके अंदर क्या होता है? पेक्टोजेज, हेक्सोजेज और यूरोनिक अम्ल की मात्रा इनके अंदर पाई जाती है। दाल एवं अनाजों के छिलके में यह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दाल और जो अनाज के छिलके होते हैं उनमें हेमीसेलुलोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। अल्प मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में सब्जियों के छिलकों में भी विद्यमान होते हैं। हेमीसेलुलोज है वो सेलुलोज की तरह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, परंतु ये विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड तथा इनके समूहों के उत्पादन में भी यह सेलुलोज से भिन्न होता है।
मनुष्य में हेमीसेलुलोज का पाचन नहीं होता है क्योंकि इस पर अमाइलेज एंजाइम की क्रिया नहीं होती है, और जब तक अमाइलेज एंजाइम की क्रिया नहीं होगी तो वो टुकड़ों में टूटेगा नहीं। इसीलिए परंतु ये क्या करता है, आंतों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, जो हमारी आंत है उनको साफ करने के लिए हेमीसेलुलोज है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये आंतों के भोज्य अपच पदार्थों के साथ मिलकर भार प्रदान करते हैं तथा कब्ज को दूर करने में सहायक होते हैं। तो ये हुआ हमारा हेमीसेलुलोज। अगला है हमारा जो लास्ट है वो है पेक्टिन है। पेक्टिन, पेक्टिन क्या है? यह पके फलों के छिलकों एवं कुछ जड़ वाली सब्जियों में पाया जाता है। पके फल और कुछ जड़ वाली जो सब्जियां होती हैं, जड़ वाली सब्जियों के अंदर पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। पके फलों के छिलकों के ये ठीक नीचे उपस्थित होता है। जानवरों के जो सींग और जो खुर होते हैं उनमें यह पेक्टिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जानवरों के खुर और जो सींग होते हैं तो उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। इसका शरीर में न तो पाचन होता है और न ही इसका कोई कैलोरी मूल्य होता है, यानी हमारे शरीर में अगर इसको ले लिया जाए तो ये कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसका कैलोरी मूल्य है वो शून्य होता है। परंतु फल उद्योग में इसका महत्वपूर्ण यूज है। पेक्टिन को जब चीनी तथा साइट्रिक अम्ल के साथ में मिला दिया जाता है तो यह जेली के रूप में बदल जाता है। तो इसीलिए जो फल जो जेली तैयार करते हैं वहाँ पर पेक्टिन का प्रयोग किया जाता है। जैम काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद होते हैं, इसलिए आजकल इसका जो उपयोग है वो जैम जेली बनाने में अधिक किया जाता है। पेक्टिन का जो निर्माण है वो दवा निर्माण में भी किया जाता है। तो ये हुए हमारे इसके पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर हमारा जो कार्बोज का वर्गीकरण है वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने किया पहले कार्बोज के वर्गीकरण में मोनोसेकेराइड के, मोनोसेकेराइड के अंतर्गत हमने 3 किए। कौन कौन से किया? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ये 3 हमने उसके अंदर किया। फिर दूसरा था हमारा डाइसेकेराइड जो मोनोसेकेराइड की 2 यूनिट के साथ मिलकर बना होता है। और डाइसेकेराइड के अंतर्गत क्या आ गया था हमारा, एक इसमें आया था लैक्टोज, माल्टोज और एक और था इसके अंदर क्या था, सुक्रोज। 3 आपको बताया डाइसेकेराइड थे। फिर हमने पॉलीसेकेराइड की बात की। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? जब मोनोसेकेराइड के 3 या 3 से अधिक इकाइयाँ मिली होती हैं तो वो जाकर पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती हैं। तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत हमने कितने प्रकार के किए हैं? 6 प्रकार किए हैं। कौन कौन से होता है? पहले हमने स्टार्च किया, दूसरा डेक्स्ट्रीन किया, तीसरा सेलुलोज, चौथा हेमीसेलुलोज, फिर हमने पेक्टिन किया और एक हमने ग्लाइकोजन भी किया। तो ये हुए हमारे वर्गीकरण, यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इसमें कार्बोज प्राप्ति के साधन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि कार्बोज क्या है, इसके वर्गीकरण के बारे में बताइए, इसके प्राप्ति के साधन बताइए और इसके कार्य क्या क्या हैं ये बताइए। तो हमने इसका वर्गीकरण बेसिक इसकी जानकारी प्राप्त की, फिर हमने इसका वर्गीकरण किया। अब हम करते हैं इसमें कार्बोज का किससे प्राप्त होते हैं, यानी कार्बोज प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है, फिर हम इसके कार्य करेंगे। तो कार्बोज प्राप्ति के साधन है, अभी जितने भी आपको बताए हैं किस किस से कार्बोज की प्राप्ति होती है। कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन स्रोत, क्या क्या स्रोत हैं इसके? ये किसमें पाया जाता है? शक्कर में पाई जाती
गेहूं का आटा, आटा हो गया, मैदा हो गया, किशमिश हो गई, अंगूर हो गया, अंगूर भी बताया है, चुकंदर बताया, चुकंदर आपको बताया, गन्ना आपको बताया, गन्ने में मिलता है, और आपको क्या बताया था इसके अंदर, गाय का दूध इत्यादि में ये मिलता है। केले में बताया, गाय के दूध में बताया, केला हो गया, गाय का दूध, ये सभी ऊर्जा प्राप्ति के यानी कार्बोज प्राप्ति के साधन हैं, सभी के सभी। शक्कर, गुड़, शहद, हरा चना हो गया, चावल, गेहूं का आटा, मैदा, किशमिश, अंगूर, चुकंदर, गन्ना, केला, गाय का दूध इत्यादि सभी में ये कार्बोज की प्राप्ति होती है। सर्वाधिक जो हमें कार्बोज की प्राप्ति होती है वो गुड़ से होती है, फिर शक्कर से होती है, फिर चने शहद से, फिर हरा चना है, फिर चावल में, फिर गेहूं का आटा है, मैदा में, फिर किशमिश में, अंगूर, चुकंदर, इनमें क्या है, इस प्रकार से इनकी प्राप्ति होती रहती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम कार्बोज के कार्य जो हमारे रहते हैं वो करेंगे। तो ओके बाय, हैव ए नाइस डे।